प्रिय विद्यार्थियों, 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में लगभग 85% लोग गांव में रहते थे, जिसमें छोटे खेतीहर और भूमिहर दोनों हुआ करते थे। छोटे खेतीहर और भूमिहर संभ्रांत के जो लोग थे वो गांव की फसल के हिस्सेदार हुआ करते थे, लेकिन उनके आपस में सहयोग, प्रतियोगिता और संघर्ष चलती रहती थी। इस तरह से उनके रिश्ते बने रहते थे। इसी समय बाहरी ताकतें ग्रामीण दुनिया में दाखिल हुई। इसमें मुगल राज्य महत्वपूर्ण था। आमदनी का हिस्सा कृषि से वसूला जाता था। राज्य के नुमाइंदे यानी कि कार्य करने वाले लोग, राजस्व निर्धारित करने वाले लोग, राजस्व वसूली करने वाले लोग, हिसाब रखने वाले लोग और ग्रामीण समाज पर काबू रखने की ये लोग कोशिश किया करते थे। कई ऐसी फसलें थी जो केवल बिक्री के लिए ही उगाई जाती थी, इसलिए व्यापार, मुद्रा और बाजार भी गांव में घुस आए। इससे खेती करने वाले क्षेत्र शहर से जुड़ गए। यह एक चित्र आपके सामने है प्रिय विद्यार्थियों। यह एक ग्रामीण दृश्य है जो खास तौर से 17वीं शताब्दी के एक मुगल चित्र का ब्यौरा पेश किया गया है इस चित्र के माध्यम से। किसान और कृषि उत्पादन, जैसा कि आप जानते हैं, कृषक समाज की बुनियादी इकाई गांव थी। किसान वर्ष भर अलग अलग मौसम में अलग अलग कई फसलों की पैदावार किया करते थे, जिससे उन्हें जमीन की जुताई, बीज की बुवाई और फसल पकने पर उसकी कटाई का कार्य करना होता है था, जैसा कि आज भी करना होता है। सिर्फ मैदानी क्षेत्रों में ही कृषि भारत की खासियत नहीं थी, बल्कि सूखी जमीन, पहाड़ी वाले इलाकों में भी कृषि होती थी। स्रोतों की तलाश, किसान स्वयं के बारे में कुछ लिख नहीं पाते थे, चूंकि वह पढ़े लिखे कम लोग हुआ करते थे। इसलिए ग्रामीण क्रियाकलाप की जानकारी उस समय किसानों से नहीं प्राप्त हुई। लेकिन 16वीं और 17वीं सदी में कृषि इतिहास जानने के लिए जो हमारे पास स्रोत हैं, उसमें से आईने अकबरी, मुगल दस्तावेज, ईस्ट इंडिया कंपनी के अवशेष। तो आईने अकबरी यानी कि जमीन की जुताई, राजस्व एकत्रित करना, राज्य व जमींदारों के लिए लेखा जोखा तैयार करने की जानकारी हमें आईने अकबरी से मिलती है। मुगल दस्तावेज, इससे हमें उस समय की सरकार की आमदनी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी, जो खासतौर से पूर्वी भारत में कृषि के बारे में जो जानकारी होती है, उसको इससे प्राप्त होती है। नेक्स्ट, किसान और उनकी जमीन। जैसा कि विद्यार्थियों आपको पता ही होगा, किसान और उनकी क्या जमीनें जहां पे कृषि होती थी उसके बारे में है। यानी कि किसान को आमतौर पर रैयत, मुजरियान एवं आसामी जैसे शब्द का इस्तेमाल होता था। 17वीं सदी में दो तरह के किसान थे। पहला खुद काश्त, दूसरा पाही काश्त। खुद काश्त उन किसानों को कहा जाता था जो कि उसी गांव में रहते थे जहां उनकी जमीनें होती थी, ताकि वहीं के लोग कृषि कार्य कर लिया करते। दूसरा पाही काश्त, ये लोग बाहर से आकर ठेके पर कृषि किया करते थे। यानी कि दूसरे गांव में रहते थे लोग और आकर के यहाँ पे दूसरे गांव में जाकर के ठेके पर कृषि करते थे। उत्तर भारत में एक किसान के पास एक जोड़ी बैल और 2 हल से ज्यादा कुछ भी नहीं होता था। प्रिय विद्यार्थियों, गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकड़, बंगाल में 5 एकड़
जमीन होती थी वे समृद्ध किसान कहलाते थे। 10 एकड़ जमीन वाले आसामी को अमीर माना जाता था। कृषि खासतौर से व्यक्तिगत एवं मिल्कियत के सिद्धांत पर आधारित थी। ये जो कृषक होते थे वो अपनी जमीनों की हदों पर मिट्टी, ईंट एवं कांटों से पहचान के निशान भी बनाते थे ताकि यह पता चले कि यह जमीन किसकी है। इस तरह की जानकारियां आज भी अपने गांव में जमीनों में हदों के बारे में जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट है प्रिय विद्यार्थियों, सिंचाई और तकनीक। खेती का प्राथमिक उद्देश्य लोगों का पेट भरना था। किसान इसलिए खाने की जरूरतें जैसे चावल, गेहूं, ज्वार आदि फसलें ज्यादा से ज्यादा उगाई जाती थी। मानसून भारतीय इतिहास का ऋण था, लेकिन कुछ ऐसी फसलें थी जिन्हें अतिरिक्त पानी की जरूरत भी पड़ती थी। इनके लिए सिंचाई के कृत्रिम उपाय भी बनाने पड़े थे। सिंचाई कार्य के लिए राज्य मदद भी करता था। उत्तर भारत में राज्य ने नई नहरें और नाले खुदवाए थे जो इसके उदाहरण हैं। एक कृत्रिम नहर शाहजहां ने पंजाब में बनवाया था जिसे शाह नहर कहा गया है। प्रिय विद्यार्थियों, कभी यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि शाह नहर का निर्माण किसने करवाया था, तो आपको उसका उत्तर मिल जाएगा, शाहजहां। साथ ही जब बारिश में कम वर्षा होती थी तो पेड़ों तक बाल्टियों या रहट के जरिए पानी पहुंचाया जाता था। जिस तरह की मैं अभी आपको एक चित्र दिखा रहा हूं, उस चित्र से पता चलेगा। कृषि पशुबल पर आधारित थी। लकड़ी का हल एवं लोहे की फाल से हल बनाकर मिट्टी की जुताई की जाती थी। यह चित्र वह चित्र है जिससे कि एक व्यक्ति रहट के माध्यम से एक जोड़ी बैल के माध्यम से पानी निकाल रहा है और खेतों की अपनी सिंचाई के लिए। तो आपको जैसा कि दिखाई दे रहा होगा इस चित्र में। नेक्स्ट, प्रिय विद्यार्थियों, फसलों की भरमार। फसलों के दो प्रमुख चक्रों के दौरान खेती की जाती थी, जैसे खरीफ जो खासतौर से बरसात में यानी पतझड़ के बाद बोई जाती थी। दूसरा रबी यानी कि अक्टूबर नवंबर में इसकी बोनी होती थी। तो स्वाभाविक है खरीफ फसल के लिए पानी की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन रबी की फसल के लिए पानी की जरूरत पड़ती थी। जहां सिंचाई के अन्य साधन मौजूद थे वहां वर्ष में 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती थी। आईने अकबरी से, जिसको अबुल फजल ने लिखा है, से जानकारी मिलती है कि आगरा में 39, दिल्ली में 43 किस्म की फसलें उस समय उगाई जाती थी। बंगाल में सिर्फ चावल की 50 किस्में पैदा होती थी। उस समय यूरोपियन का भी आगमन हो चुका था। उनके साथ में मक्का भारत में अफ्रीका एवं स्पेन के रास्ते से आया था। साथ ही टमाटर, आलू और मिर्च जैसी सब्जियां नई दुनिया से लाई गई थी। इसी तरह से अनानास और पपीता जैसे फल भी वहीं से आए थे। प्रिय विद्यार्थियों, अब है तंबाकू के बारे में जानकारी। तंबाकू का प्रसार, यह पौधा सबसे पहले दक्कन पहुंचा था। यह खासतौर से 17वीं सदी के शुरुआत में इसे उत्तर भारत लाया गया। अबुल फजल की आईने अकबरी से तंबाकू के बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती, लेकिन अकबर और उसके अभिजातों ने 1604 ईस्वी में पहली बार देखा। तंबाकू का धूम्रपान करने की लत ने जोर पकड़ा, जिसके कारण जहांगीर को इसके
तंबाकू के उत्पादन में पाबंदी लगानी पड़ी। खासतौर से 17वीं सदी के अंत में तंबाकू पूरे देश में, पूरे भारत में व्यापार के उपयोग की मुख्य वस्तु बन गई थी। नेक्स्ट, ग्रामीण समुदाय यानी कि गांव में रहने वाले लोग। कृषि उत्पादन में किसानों की भरपूर भागीदारी और पहल भी होती थी। किसान की अपनी जमीन पर व्यक्तिगत संपत्ति होती थी, यानी कि उस पर किसी दूसरे का हक नहीं होता था, जैसा कि वर्तमान में भी है। किसान ग्रामीण समुदाय का हिस्सा था। अब ये ग्रामीण समुदाय के जो महत्वपूर्ण घटक थे उसमें 3 थे। पहला है खेतीहर किसान, यानी कि कृषि करने वाला किसान। दूसरा पंचायत, और तीसरी बात थी मुखिया की। जैसा कि इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि पुरुष क्या क्या करते थे और गांव की वास्तुकला के बीच में वर्णन किया गया है। जाति और ग्रामीण माहौल। जाति और अन्य जाति जैसे भेदभावों की वजह से खेतीहर किसान कई अलग अलग समूहों में बटे हुए थे, विभाजित थे। गांव की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे समूहों का था जिनके पास संसाधन कम से कम थे। इसी समय मुसलमानों समुदायों में हलाल खुरान, जो खासतौर से जानवर काटने का कार्य करते थे, उन्हें बस्ती में नहीं रहने दिया जाता था। और साथ ही नाविकों के पुत्रों को भी, जो खासतौर से नाव चलाते थे, उनके पुत्रों को भी दूर रखा जाता था और इन्हें भी मुख्य धाराओं में शामिल नहीं किया जाता। पंचायत, जैसा कि एक जाना माना शब्द है, आज भी पंचायतों के बारे में जानकारियां गांव के लोगों के पास होती हैं। तो हम बात करेंगे उस समय के पंचायतों के बारे में। आमतौर पर गांव में वे लोग महत्वपूर्ण हुआ करते थे जिनके पास अपनी निजी संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार हुआ करते थे। अब है पंचायत की जिम्मेदारी। उनकी क्या जिम्मेदारियां हुआ करती थी? पहली बात तो यह है कि यहां पर गांव में रहने वाले अलग अलग समुदायों के लोग अपनी समाज की सीमाओं के अंदर रहें, अपनी समाज के हदों के अंदर रहें। दूसरा, पूरी भारत में विवाह मंडल या मुखिया की ही मौजूदगी में हुआ करते थे। तीसरा कार्य, समाज की अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नजर रखना पंचायत की जिम्मेदारी हुआ करती थी। साथ ही पंचायतों को जुर्माना एवं समुदाय से निष्कासित करने का भी अधिकार हुआ करता था। नेक्स्ट है सामुदायिक कार्य, जैसे मिट्टी के छोटे छोटे बांध बनवाना या नहर खोदना भी उस समय के पंचायत के कार्य हुआ करते थे। अब महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला व्यक्ति मुखिया, ये खासतौर से पंचायत का एक सरदार या मुखिया होता था, जिसे मुकद्दम या मंडल भी कहते थे। मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमत से हुआ करता था। इस चुनाव के बाद उन्हें इसकी मंजूरी जमींदारों से लेनी पड़ती थी। मुखिया अपने ओहदे यानी कि पद पर तभी तक बना रहता था जब तक गांव के बुजुर्गों को उस पर भरोसा था। गांव के आमदनी व खर्चे का हिसाब किताब रखना मुखिया का कार्य था, जो कि खासतौर से पटवारी उसका सहयोग यानी कि मदद किया करता था। नेक्स्ट है जाति पंचायतें। उसमें जाति पंचायतों का महत्वपूर्ण योगदान था। प्रत्येक जाति की, समाज की अपनी अलग अलग पंचायतें हुआ करती थी। जाति पंचायतें ताकतवर होती थी। उदाहरण के लिए राजस्थान में अलग अलग जातियों के बीच दीवानी झगड़ों का निपटारा भी जाति पंचायतें ही किया करती थी। साथ ही जमीन से जुड़े दावेदारियों
के झगड़े भी यही जाति पंचायतें सुलझाती थी। शादियां यानी विवाह जातिगत मानदंडों के मुताबिक हो रहा है या नहीं, जाति पंचायतें इसको तय करती थी। फौजदारी न्याय को छोड़कर ज्यादातर मामले राज्य जाति पंचायत के फैसले को ही मानता था। नेक्स्ट है ग्रामीण दस्तकार, यानी कि दस्तकारी करने वाले लोग। अलग अलग तरह से उत्पादन कार्य में जुटे लोगों के मध्य लेन देन के रिश्ते गांव का एक रोचक पहलू था। गांव में दस्तकार काफी मात्रा में रहते थे। खासतौर से ये 25% लोग जो गांव के होते थे वो दस्तकारी का ही कार्य किया करते थे। किसानों और दस्तकारों में फर्क कर पाना बहुत मुश्किल। ग्रामीण खेतिहर और उसके परिवार के सदस्य कई तरह की वस्तुओं के उत्पादन में शिरकत करते थे, जैसे कपड़े की छपाई, कपड़े पर छपाई, मिट्टी के बर्तन को पकाना, खेती के औजार बनाना, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, सुनार आदि। ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन सेवा के बदले गांव वाले उन्हें फसल का हिस्सा एवं जमीन का टुकड़ा आदि दिया करते थे। नेक्स्ट है एक छोटा गणराज्य। अंग्रेज अधिकारियों ने भारतीय गांव को एक ऐसे छोटे गणराज्य के रूप में देखा, लोग जहां सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधन और श्रम का बंटवारा आपस में करते थे। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि गांव में सामाजिक बराबरी थी। जाति और जेंडर यानी सामाजिक लिंग के नाम पर समाज में गहरी विषमताएं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि गांव और शहरों के मध्य होने वाले व्यापार व्यवसाय की वजह से गांवों में भी नगद के रिश्ते फैल चुके थे। नेक्स्ट है ग्रामीण समाज में महिलाएं। स्वाभाविक है जो महिलाएं थी वो बढ़ चढ़कर कृषि कार्य में हिस्सा लेती थी, यानी कि महिलाएं पुरुष से कंधा मिलाकर खेतों में कार्य करती थी। पुरुष यदि खेत जोतते थे तो महिलाएं बुआई, निराई और कटाई के साथ साथ पकी हुई फसल का दाना निकालने का काम भी करती थी। नेक्स्ट, सूत काटने, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करने और गूंथने और कपड़ों पर कढ़ाई जैसे महत्वपूर्ण कार्य, दस्तकारी जो कार्य थे वो महिलाओं के श्रम पर ही निर्भर हुआ करते थे। दस्तकार महिलाएं न केवल खेतों में बल्कि नियोक्ताओं के घरों पर भी एवं बाजारों पर भी जाकर के कार्य करती थी। साथ ही ग्रामीण समुदाय में विवाह के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की जरूरत भी हुआ करती थी। अब है संपत्तियों में महिलाओं की भूमिका। जो संपत्ति होती थी उनमें क्या महिलाओं की भूमिका रही होगी? तो प्रिय विद्यार्थियों, भूमिहर भद्रजनों में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का हक मिला हुआ था। पुश्तैनी संपत्ति को बेचने या गिरवी रखने के लिए वे स्वतंत्र हुआ करती थी। महिलाओं को जमींदारी उत्तराधिकार में मिलती थी। बंगाल में महिला जमींदार पाई जाती थी। राजशाही परिवारों में जमींदारी की कर्ता धर्ता स्त्री भी हुआ करती थी। अब है जंगल और कबीले, यानी कि जंगल और दूसरे उसमें रहने वाले लोग। जंगल उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत की गहरी खेती वाले
प्रदेशों को यदि हम छोड़ दें तो उस समय जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ था। उदाहरण के लिए झारखंड सहित पूरे पूर्वी भारत, मध्य भारत, उत्तरी क्षेत्र जिसमें भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाके की तराई शामिल है। साथ ही दक्षिण भारत का पश्चिमी घाट और दक्कन के पठारों में जंगल में फैले हुए ढेर सारे जंगल। समसामयिक स्रोतों से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है कि लगभग 40% क्षेत्र इस प्रकार का था जो खासतौर से जंगल का था। अब है जंगलों में रहने वाले लोग यानी कि कबीले। जंगल में रहने वाले लोगों के लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल होता था, लेकिन जंगली होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं था कि वह सभ्यता नहीं थी, लेकिन जिनका गुजारा जंगल के उत्पाद, शिकार और स्थानांतरित कृषि से होता था उन्हें जंगली कहा जाता। लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना जंगलों में रहने वाले कबीलों की खासियत हुआ करती थी, ताकि वहीं पर जाकर के ये लोग स्थानांतरित खेती यानी कि एक जगह से दूसरे जगह भी खेती का कार्य कर लिया करते। साथ ही जंगलों से जो उत्पाद होता था उससे भी अपना जीविकोपार्जन चलाते थे और साथ ही साथ शिकार का भी कार्य किया करते। कई कबीलों के सरदार जमींदार भी बन गए थे तो कुछ राजा भी बन गए। कई कबीलों ने तो अपनी सेनाएं भी तैयार कर ली। उदाहरण के लिए सिंध इलाके के कबीलाई सेनाओं में 6000 घुड़सवार एवं 7000 पैदल सिपाही हुआ करते थे। कबीलाई व्यवस्था से राजतांत्रिक प्रणाली की तरह संक्रमण हुआ था। इसकी जानकारी हमें उत्तरी पूर्वी इलाकों में कबीलाई राज्यों से प्राप्त होती है। अब है ये जो पहाड़ी कबीलों और मैदानों के बीच व्यापार और व्यवसाय कैसे हुआ करता था उसके बारे में जानेंगे। तो उत्तर के पहाड़ों से मोटे मोटे घोड़े एवं बकरों की पीठ पर लाद कर सामान ले जाए जाते, जैसे कि सोना, तांबा, सीसा, शहद, अनारदाना, अदरक, लंबी मिर्च, मोम, ऊनी कपड़े, लकड़ी के सामान, बाज यानी एक पक्षी होता है बाज आदि अन्य वस्तुएं। साथ ही इसके बदले वे सफेद और रंगीन कपड़े, नमक, आभूषण व मिट्टी के बर्तन वापस ले आते। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हम लोगों ने किसान और कृषि उत्पादन के बारे में पढ़ा कि उस समय कैसे किसान थे और किस तरह के लोग कृषि का उत्पादन किया करते थे। साथ ही साथ ग्रामीण समुदाय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि उस समय के कैसे लोग थे, कैसे वहां के कृषक थे, उनकी क्या स्थितियां थी, उस समय जो लोग काम करते थे उसकी मतलब क्या भूमिका हुआ करती थी, वहां पे कैसी पंचायतें हुआ करती थी, उनके क्या कार्य हुआ करते थे, वहां जो मुखिया होते थे मुखिया के क्या कार्य हुआ करते थे। साथ ही समाज में, कृषि समाज में महिलाओं की क्या भूमिका होती थी, यानी कि जो समाज है, कृषि समाज है, उसमें महिलाएं कृषि कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेती थी, खासतौर से दस्तकारी कार्य में भी लगी रहती थी और साथ ही साथ बाजारों में या कि दूसरे जगह पर जाकर के भी वो अपने काम को करती थी। साथ ही साथ जंगल और कबीले के बारे में हम लोगों ने पढ़ा अभी तक, कैसे जंगल थे, कितने क्षेत्रों में फैले थे और उस समय की जो स्थिति थी वो कबीले जो जंगल में रहने वाले लोग थे उनकी क्या स्थिति थी और वो कैसे अपने जीवन का निर्वहन किया करते थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की हमारी क्लास यहीं तक। इसमें कुछ मैंने आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहा हूं जिनको आप पढ़ें और उनके उत्तर तैयार करें। उनमें से पहला प्रश्न है, आइन ए अकबरी के लेखक कौन थे? रैयत कौन थे? वे कितने प्रकार के थे? 16वीं सदी के राज्य अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों का वर्णन करें। साथ ही नेक्स्ट प्रश्न था,
पंचायत के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूं, इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को मॉडल प्रश्न उत्तर के रूप में मैं आगामी जो हमारी कक्षा होगी उसमें मैं एक आदर्श उत्तर देने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप लोग अपने अपने उत्तर इस वीडियो के माध्यम से खोजें और किताब से सहायता लेकर के इन प्रश्नों के उत्तर जरूर लिखें। धन्यवाद। बस बुलाएं उनको, बुलाएं। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आज की इस क्लास में। फिर से मैंने इसी अध्याय का भाग 2 लेकर आपके सामने पेश हूं। हम लोग भारतीय इतिहास कक्षा 8 के अध्याय 8 किसान, जमींदार एवं राज्य के भाग 1 को पूर्व में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने किसान और कृषि उत्पादन, ग्रामीण समुदाय, कृषि समाज में महिलाएं, जंगल और कबीले के बारे में अध्ययन किया था। साथ ही मैंने आप लोगों से कुछ प्रश्न भी किए थे। उन प्रश्नों के आदर्श उत्तर कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। शायद आप लोगों ने इन प्रश्नों के उत्तर भी तैयार किए होंगे। पहला प्रश्न था, आईन ए अकबरी के लेखक कौन थे? तो आदर्श उत्तर आप लोग मिलाइएगा। अकबर के दरबारी कवि, इसका उत्तर है अकबर के दरबारी कवि अबुल फजल थे। दूसरा, रैयत कौन थे और कितने प्रकार के थे? रैयत किसान थे। उत्तर के रूप में लिखिएगा, रैयत किसान थे और वह 2 प्रकार के। पहला खुद कास्ट, दूसरा पाही कास्ट। तीसरा प्रश्न मैंने बताया था आपको, 16वीं सदी के राज्य अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों का वर्णन। तो इसका आदर्श उत्तर होगा भू राजस्व वसूल करना, भूमि की नाप जोख करना एवं रिकॉर्ड रखना। चौथा प्रश्न था, पंचायत के कार्यों का वर्णन करें। इसका आदर्श उत्तर था सामुदायिक कार्य जैसे मिट्टी के छोटे छोटे बांध बनाना एवं नहरें खोदना आदि था। प्रिय विद्यार्थियों, और आज हम लोग अध्याय 8 किसान, जमींदार एवं राज्य के भाग 2 के अंतर्गत जमींदार, भू राजस्व प्रणाली, चांदी का बहाव एवं अबुल फजल की आईन अकबरी के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे।